Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. I am here with the video on the second chapter, that is Python Revision Tool Part 2. Here is the outline of this video. We are going to study 4 important data types provided by Python, that is string, list, tuple and dictionary. We will be also getting knowledge of the different operations performed on them as well as the functions and methods associated with them. This knowledge gonna help you in the next chapter too. So let's talk about the weightage of this chapter. There will be 3 questions of 1 mark in section A and 1 question for 2 marks in section B. There are chances of getting 3 mark question in the section D also, but it will be with the choice. So without wasting much time, let's start our tool. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हम विद द यूज ऑफ इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग विच स्टार्ट्स विद 0 एंड देयर इज वन मोर इंडेक्सिंग कॉल्ड एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग विच स्टार्ट्स विद -1। स्ट्रिंग के बारे में हमें ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। हम उसके कंटेंट इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते और इवन हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट यू विल श्योरली गेट एरर। अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या ऑपरेशन स्ट्रिंग पे कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब हम सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग के एक्सेस कर रहे होंगे 1 बाय 1। तो वो हम कैसे करेंगे? यूजिंग लूप। तो इस लूप के हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग 1 बाय 1 जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इस कोड का आउटपुट होगा पाइथन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम स्ट्रिंग पे यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर जो कि होता है प्लस। उसके बाद हम यूज़ कर रहे होंगे स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर एंड वी कैन इवन यूज़ मेंबरशिप ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग एज वेल एज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टडी इन शॉर्ट। द फर्स्ट इज स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर प्लस। It is used to combine 2 different string into a single string. प्लस के बाद हम और एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे जो कि है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। जब हमें स्ट्रिंग रिपीट करनी होती है फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स देन वी कैन यूज़ दिस रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ये उसका फॉर्मेट है। पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर। हम इसका ये ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। Let's consider one example. This string Python is getting repeated for 3 times. अब हम देखेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन कैसे यूज़ करते हैं। You are well familiar with the working of in operator. It checks the existence of the character or a substring in the given string. It gives the answer in the form of true or false. So this is the format to use the in operator string in string. This is a part of the string which is going to check in the main string. So let's check out one simple example, py in Python, and you can see py exists in Python. That's why we got answer true. If it doesn't exist we will get answer as false. And the contrast of it is a not in. अगर ये सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें मिलेगा ट्रू, अदरवाइज हमें मिलेगा फॉल्स। 4, 5, 6 इस स्ट्रिंग में नहीं है, दैट्स वाई वी गॉट ट्रू। द लास्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच यू कैन अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. So you know there are 6 comparison operators or we can say relational operators which we can apply on the string. But how these comparisons are done? Comparisons होते हैं based on Unicode value. हमने क्लास 11 में encoding system पढ़े हैं जिसमें हमने पढ़ा था Unicode value क्या होता है। हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पे टेबल में मैंने कुछ वैल्यूज़ लिस्टेड की है। लेट्स चेक आउट दिस। कैपिटल A to Z की वैल्यू होती है 65 से लेके 90 तक एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर स्मॉल a to Z इज़ 97 to 122 एंड दिस इज़ द रेंज विच इज़ फॉर द डिजिट 0 to 9। हम समझते हैं इसे एक दो एग्जाम्पल्स के साथ। a इज़ इक्वल्स टू a और a की वैल्यू होती है 97, तो हमें पता है 97 इज़ इक्वल्स टू 97, दैट्स वाई वी आर गेटिंग आंसर ट्रू।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही है, ए की वैल्यू तो होती है 97 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी है 98, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग आंसर ट्रू। तो इसी तरह कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स होता है बेस्ड ऑन ऑर्डिनल वैल्यू। कैपिटल लेटर्स आर स्मॉलर देन द लोअर केस लेटर्स। हम प्रोसीड करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमें पता है स्लाइस क्या होता है। जब हम फ्रूट के स्लाइसेस करते हैं तो वो एक सब पार्ट होता है मेन फ्रूट का, तो स्ट्रिंग स्लाइस भी कहलाता है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम इसका पार्ट कैसे लेते हैं, तो इसके लिए हमें ये सिंटैक्स फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हम मेंशन करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर होता है हमारा एंडिंग इंडेक्स कि हमें कहाँ तक स्लाइस करना है, और होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हमें स्किप करने हैं और कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट हमें कंसिडर करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू होती है 0 क्योंकि हमेशा इंडेक्स 0 ही होता है स्ट्रिंग का, एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप इज़ 1। हम इस फॉर्मेट को किन डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्ट्रिंग इन एग्जाम। In the first format, we are mentioning start and stop. So the string will start from the starting position, but the ending index doesn't include in the range. इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स हमने स्पेसिफाई किया है 1, तो स्ट्रिंग का स्लाइड स्टार्ट होगा 1 से, and the ending index is 4, but it doesn't include in the range. We have to take 1 less than that. So the ending index will be 3. तो हमें स्ट्रिंग मिल रही होगी YTH, वी कैन सी हियर। चलिए हम दूसरा फॉर्मेट चेक करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन किया है लेकिन एंडिंग इंडेक्स हमने मेंशन नहीं किया। जब हम एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करते तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर हो जाती है। तो चेक करते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स हमने मेंशन किया है 1 और एंडिंग इंडेक्स इज ऑप्शनल, वी कैन स्किप इट, सो वी स्किप्ड हियर। So the slicing will continue till the last character of the string. So we will be getting YTHON. You can see here. थर्ड फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंडेक्स स्किप किया है और बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0 से। अगर हम मेंशन नहीं करते तो स्लाइसिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। तो इस एग्जाम्पल में स्लाइसिंग स्टार्ट होगी 0 से एंड द एंडिंग इंडेक्स इज 4, बट वी डोंट इंक्लूड द एंडिंग इंडेक्स, वी हैव टू टेक लेस देन 1। सो हमें मिल रहा होगा ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इन द फोर्थ फॉर्म वी कैन सी हियर वी डिड नॉट मेंशन एनी पैरामीटर, नॉट स्टार्ट, नॉट इवन एंड, देन व्हाट विल हैपन, होल स्ट्रिंग विल बी कंसिडर्ड, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग। आइए चेक करते हैं अब फिफ्थ फॉर्म क्या है। इसमें हमने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड किए हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप वैल्यू। तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, तो स्लाइसिंग स्टार्ट होगी 1 से। एंडिंग इंडेक्स है 6 जो कि इंक्लूड नहीं होता, तो हम कंसीडर करेंगे एंडिंग इंडेक्स 5। और हमारा स्टेप वैल्यू है 2। स्टेप वैल्यू में भी हम जो वैल्यू मेंशन है उससे एक कम ही लेते हैं, तो हमारी स्टेप वैल्यू एक्चुअल में हो गई 1। तो हमें एक कैरेक्टर स्किप करना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, हमें Y मिला, हमने स्किप किया T को, हमें H मिला, हमने स्किप किया O को, हमें N मिला, तो हमारा स्लाइस हुआ YHN। In this way there are different forms in which we can do the slicing. अगर हम इस तरह लिखते हैं जहाँ पे हमने स्टार्टिंग भी स्किप किया है, एंडिंग भी स्किप किया है और हम निगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट वे टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से और कंप्लीट स्ट्रिंग को कवर कर रही है। Now it's time to check out the different functions and the methods which we can apply on the string. We have already discussed all these functions in the class 11 in detail, but it's time to revise it so that we will not face any problem to solve the questions on the string. There are almost 20 functions that we have to go through, but don't worry, from the name itself we will know the working of that functions. So let's discuss these functions one by one in detail.
पहला फंक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो लेंथ फंक्शन है। इट गिव्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग्स आर 4। सेकेंड हम स्टडी करने वाले हैं वो है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, ये सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट करता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में रहेंगे। कैपिटलाइज एक मेथड है, इसलिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कैपिटलाइज। तो इस एग्जाम्पल से आपने ये नोटिस किया ही होगा कि पहला अल्फाबेट कैपिटल हो गया। थर्ड मेथड है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड हमें प्रोवाइड करता है लोएस्ट इंडेक्स, जहाँ से ये सब स्ट्रिंग में स्टार्ट होती है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 मिलेगा। तो इस स्ट्रिंग में ये जो वर्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है एट इंडेक्स 2। सो हमें आंसर मिला 2, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स था 0, उसके बाद था स्पेस जिसका इंडेक्स है 1 और L जो है वो इंडेक्स 2 पे है, इसलिए हमें मिल रहा है 2। हम फाइंड मेथड में सबस्ट्रिंग के साथ स्टार्ट और एंड पैरामीटर भी मेंशन कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करता है कि हमें सर्च कहाँ से करना है। लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल वेयर आई हैव मेंशन द स्टार्टिंग इंडेक्स 1 जो कि ये है, एंडिंग इंडेक्स 5 जो कि ये है। इस इंडेक्स के बीच में हमें ये स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो हमें मिल रहा है आंसर -1। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड्स हम स्टडी करने वाले हैं जो कि स्टार्ट होते हैं इज से। देयर आर टोटल 7 मेथड्स वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दिस कैटेगरी। ये मेथड्स चेक करने का काम करते हैं, दैट्स वाई इट गिव्स द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट है इज एल नम। अगर स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स है, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स होते हैं या तो अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स। अगर अल्फाबेट्स और नंबर्स हमारे स्ट्रिंग में हैं तो हमें आंसर मिल रहा होगा ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट आंसर एज फॉल्स। तो ये इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट इज एल नम। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है, तो हमें मिल रहा है ट्रू। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे तो भी हमें ट्रू मिलेगा या फिर सिर्फ नंबर होंगे तो भी हमें ट्रू मिलेगा। दूसरा मेथड है इस कैटेगरी में इज अल्फ़ा। ये चेक करता है कि स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स है क्या। अगर अल्फ़ाबेट्स है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सिंटेक्स इन सारे मेथड्स का सेम ही है। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं डॉट और फिर नेम ऑफ द मेथड। तो इस स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स थे इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। इस डिजिट फंक्शन हम यूज कर रहे होंगे टू चेक वेदर आर स्ट्रिंग कंटेन्स डिजिट्स और नॉट। अगर डिजिट्स है तो ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट फॉल्स। इन दिस स्ट्रिंग वी हैव डिजिट्स, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आंसर ट्रू। उसी इस कैटेगरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास और एक मेथड है ई स्पेस। जब स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स स्पेस होंगे तो हमें मिलेगा ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट फॉल्स। सो इस स्ट्रिंग में सारे स्पेसेस थे इसलिए वी गॉट आंसर ट्रू। इज लोअर फंक्शन चेक करता है वेदर आर स्ट्रिंग हैज ऑल द कैरेक्टर्स इन लोअर केस। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, दैट्स वाई इट रिटर्न्स ट्रू। अब इज लोअर है तो इज अपर तो होगा ही। इज अपर चेक करता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर इन अपर केस। If it is in uppercase, true, otherwise we get answer as false. So in this string all the characters are uppercase, so we are getting true. We have one more method in this category, is title. If string has title case, we get answer true, otherwise false. Title case क्या होता है, जिसमें हर word का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो इस स्ट्रिंग में वो सेटिस्फाई हो रहा है, that's why we are getting answer true. If we have methods to check whether the alphabets are in uppercase, lowercase, then we will surely have the methods to convert to the uppercase or lowercase. So in next category में हम देखने वाले हैं 3 methods जो कि lower है, upper है और title है. So lower function converts the string into lowercase. In this example, all the alphabets of these strings are uppercase, which we are going to convert into lowercase with the use of lower method. So the opposite of lower is upper. It will convert the characters into uppercase. So सभी alphabets इस string में lower case में थे जो कि upper case में convert हो रहे हैं upper method का use करते हुए। हमारे स्ट्रिंग को हमें टाइटल केस में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज
title method, with the help of which we can convert the first alphabet of every word in the capital. चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड्स. हमारे पास है स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ. तो गिवन स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे मेंशन किए हुए प्रीफिक्स से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो हमें मिलेगा ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट फॉल्स. So check out this string. I wanted to check whether that string is getting started with py, and you can notice yes, it is getting started with py. That's why we got answer true. इसी का रिवर्स है ends with. हम चेक करने वाले हैं कि जो प्रीफिक्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उससे वो स्ट्रिंग एंड हो रही है क्या. Look at the string and look at the prefix. We can notice that yes, this string is getting ended with the word, so we are getting answer true. In these methods, start and end parameters are optional. We can skip it. If we will provide this start and end from the provided index, it will check. आपने देखा ही होगा सारे मेथड कितने इजी थे और ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. तो लास्ट कैटेगरी में हमारे पास और 3 मेथड्स है. फर्स्ट इज स्वैप केस. स्वैप केस में हम क्या करेंगे, अपर केस लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो रहे होंगे और लोअर केस लेटर अपर केस में. सो इस स्ट्रिंग को नोटिस कीजिए, एच कैपिटल में था वो स्मॉल हो गया और बाकी लेटर्स जो लोअर केस में थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए. हमारे पास और एक यूनिक मेथड है जिसे कहते हैं पार्टीशन. दिए गए सेपरेटर्स के बेस पे गिवन स्ट्रिंग 3 टपल्स में डिवाइड होती है. तो सेपरेटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे बिग. तो बिग ये सेपरेटर बीच में रहेगा, उसके पहले वाली स्ट्रिंग और उसके बाद में आएगी रिमेनिंग स्ट्रिंग. तो आप देख सकते हैं ये एक टपल मिला हमें, जो सेपरेटर था वो खुद भी एक टपल है और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग थी वो तीसरा टपल है. सो पार्टीशन मेथड क्या करता है, सेपरेटर के बेसिस पे स्ट्रिंग को 3 टपल्स में पार्टीशन करता है. The string before the separator itself, and the string after the separator. The last method which we are going to discuss is count. Count method counts the number of occurrences of a substring in a main string. So consider one string. हमें काउंट करना है कि ये जो बी वर्ड है ये कितने बार इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. तो ये वंस हो गया और ये ट्वाइस हो गया. सो हमें आंसर मिल रहा है ट्रू. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम दूसरा डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिस्ट. बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट डेटा टाइप लिस्ट, इफ यू विश पॉज द वीडियो, टेक अ ब्रेक, टेक सम वाटर एंड देन कम बैक. सो व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज ऑल्सो डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय पाइथन लाइक स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप. अब इसमें स्पेशल क्या है, हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं लिस्ट के वो लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं. हम इसमें मिक्स डेटा भी लिख सकते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें तो हमें ये याद रखना है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है. आपने स्ट्रिंग में पढ़ा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है. हम इसके कंटेंट इन प्लेस चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. जब हमने पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा है और अब हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है. हम लेंथ फंक्शन लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द लिस्ट. इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी सेम है एज स्ट्रिंग. हम मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. कॉन्केटनेशन ऑपरेटर और रिप्लिकेशन ऑपरेटर ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे एज स्ट्रिंग. हम स्ट्रिंग में जैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते थे, वैसे लिस्ट में भी हम कर सकेंगे. हमें ये तो समझ में आ गया कि ये सिमिलर कैसे है. हम अब ये चेक करते हैं कि अब इसमें डिफरेंस क्या है. पहला डिफरेंस है स्टोरेज. एक्चुअली ये स्टोर तो सेम ही होते हैं, लेकिन लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है. तो इसलिए जब हम सेव करते हैं तो सेव करते वक्त हम उसको रेफरेंस सेव करते हैं. सेकेंड डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी. हमने देखा स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल लेकिन लिस्ट होते हैं म्यूटेबल. लेट्स स्टडी नाउ हाउ टू क्रिएट लिस्ट.
लिस्ट को हम दो वे से क्रिएट कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग द एलिमेंट्स इनटू अ स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, और हम ये लिस्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मेट तो ये है। इसमें हम देख लेते हैं कि हम एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मेथड से अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं जो कि एम्प्टी है तो एम्प्टी लिस्ट बन सकती है, और अगर हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह हम एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, हम एलिमेंट्स भी प्लेस कर सकते हैं लिस्ट में सेपरेटेड बाय कॉमा विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड मेथड ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। In this method we are creating list from the existing sequence। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग से, और इस एग्जाम्पल में हम लिस्ट बना रहे हैं टपल से, जो कि पॉसिबल है लिस्ट मेथड के साथ। तो लिस्ट मेथड में हम वो सीक्वेंस देते हैं जिससे हमें लिस्ट बनानी होती है। ये तो दो वे हो गए जिसपे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हमें लिस्ट इनपुट करना है कीबोर्ड से तो then we can use list method along with input। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम या तो सिंगल कैरेक्टर डाल सकते हैं या फिर सिंगल डिजिट ही इनपुट दे सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी इनपुट हम दें वो चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू में। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं eval फंक्शन। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है और इसे यूज़ भी किया है। जैसे हमने ये लिस्ट फंक्शन इनपुट के साथ यूज़ किया है, वैसे ही हम eval फंक्शन इनपुट के साथ यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेसिंग लिस्ट। हम लिस्ट को इन द सेम वे एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम स्ट्रिंग को करते थे बाय यूजिंग इंडेक्स। इन लिस्ट ऑल्सो देयर इज अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। And as list is mutable, even you can change the individual element of the list by initialization. Here are some of the list operations which are exactly same as string. So let's go ahead. The first operation is traversing. Traversing is accessing each element of the list once. For that we can use for loop. With this loop we are printing each element of the list once. So we will get the output Python. The next operation is joining two lists. For that we are using concatenation operator. This is list 1, this is list 2, and we are concatenating with the plus operator. Here both the operand should be of list type. For replicating list we are using this operator. So this list 1 got repeated 3 times. The fourth operation which we can perform on list is slicing. Slicing is exactly same as string. यहाँ पे हम पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे मेन लिस्ट से। सो द फॉर्म ऑल्सो एग्जैक्टली सेम एज स्ट्रिंग। फर्स्ट वी हैव टू मेंशन स्टार्टिंग इंडेक्स, देन वी हैव टू राइट द एंडिंग इंडेक्स एंड एट लास्ट स्टेप वैल्यू। सो अगर हम ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है, एंडिंग इंडेक्स हमने 5 मेंशन किया है लेकिन ये 4 तक ही जाएगा, तो हमें मिल रहा है ये पोर्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने प्रोवाइड किया है स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप वैल्यू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 से, एंडिंग इंडेक्स इज मेंशन एट 7 बट ये 6 तक जाएगा, और हमारी स्टेप वैल्यू है 2। तो स्टार्टिंग विद दिस वी विल गेट 11, देन वी विल स्किप दिस, देन वी विल गेट 13, अगेन वी विल स्किप दिस नेक्स्ट एलिमेंट, वी विल गेट 15. So this is our sub part. In the next topic we are going to check out how to create the true copy of a list that we can create using assignment operator, or we can use the list method also. So here is the first list named A. I am initializing this list to the new list and I am creating one more list named B. But with this assignment one shallow copy will get created. Both are pointing to the same list. If I will change in the list A, it will get reflected into the list B also because both are pointing to the same list. Then how to rectify this problem? We have to use the list method. When I am creating one new copy with the list method, you can see here we are getting deep copy, means this A is pointing to one list and B is pointing to the new list. If I will make changes in the first list, it will not get reflected to the copy of that list. होप आपको समझ में आ रहा है। इसी होप के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लिस्ट मैनिपुलेशन।
इस समरी में हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या मैनिपुलेशन लिस्ट पे कर सकते हैं। पहला है कि हम अपेंड कर रहे हैं एलिमेंट को। अपेंड का मीनिंग होता है कि आइटम ऐड करना टू द लिस्ट, लेकिन वो एंड में ऐड होता है, उसे कहते हैं अपेंड। हम एलिमेंट्स इंसर्ट भी कर सकते हैं जो कि हम स्पेसिफाइड इंडेक्स पे कर रहे होंगे। लिस्ट म्यूटेबल होने की वजह से हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई या अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करते हैं। अगर हमें एलिमेंट्स डिलीट करना है लिस्ट से तो हमारे पास कुछ मेथड है और एक डेल स्टेटमेंट भी है जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर लिस्ट के एलिमेंट्स हमें अरेंज करना है तो हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। So we have different functions and method for the list manipulations that we are going to study. There are total 10 methods and functions we are going to study. The first is index method. Index method हमें रिटर्न करता है index of first match element from the list. ये उसका सिंटेक्स है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट करना है 30 का इंडेक्स, जो कि है इंडेक्स 2। अगर एलिमेंट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो हमें वैल्यू एरर मिल रहा होगा। दूसरा मेथड है अपेंड, जो कि ऐड करता है आइटम को लेकिन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये उसका सिंटेक्स है। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की जिसमें हमें ग्रेप्स ऐड करना है। अगर हम अपेंड मेथड यूज़ करते हैं तो ग्रेप्स ऐड हो जाएगा एज अ लास्ट एलिमेंट। अपेंड मेथड कोई भी नई लिस्ट नहीं बनाता, ये ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई करता है। तो जब हमने बी को प्रिंट करने की कोशिश की हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि ये नई लिस्ट नहीं बनाता। ओरिजिनल लिस्ट में ही हमने जो 4 ऐड किया था वो हमें मिल रहा होगा जब हम उसे प्रिंट करेंगे। हमारे पास और एक मेथड है जो आइटम ऐड करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये मल्टीपल आइटम्स ऐड करता है। अपेंड मेथड सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करता है, लेकिन एक्सटेंड मेथड से हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि ऐड हो जाती है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिस्ट 2 इज गेटिंग एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट 1, तो हमें ये रिजल्टेंट लिस्ट मिली। ये सारे मेथड्स इजी काफ़ी है, लेकिन हम सारे मेथड्स याद नहीं रख सकते। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। हमने एलिमेंट्स ऐड करने के लिए 2 मेथड पढ़े, एक था अपेंड और एक था एक्सटेंड, लेकिन ये ऐड करते हैं एट द एंड। अगर हमें स्पेसिफाइड लोकेशन पे ऐड करना है तो हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखिए, जो स्पेसिफाइड आइटम है वो इस इंडेक्स के पहले इंसर्ट होगा। तो चलिए इसका पहले इंडेक्स लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 3 और ये हमारा आइटम है जो इंसर्ट होना चाहिए ओ, ये वॉवेल के लिस्ट पे। तो जो भी इंडेक्स हम मेंशन करते हैं उसके पहले ये जाके स्टोर होता है। तो ये रिजल्टेंट लिस्ट में देखिए ये जो आइटम ओ था ये यू के पहले जाके ऐड हो गया। हमने 3 डिफरेंट मेथड्स देखे, एक अपेंड, एक एक्सटेंड और एक इंसर्ट, जिससे हम काम कर रहे थे ऐड करने का। अब ये देख लेते हैं कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं आइटम्स लिस्ट में से। तो पॉप मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं जिसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है इंडेक्स। जो इंडेक्स हम स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट में से वो आइटम रिमूव हो जाएगा। अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं तो हमें वो आइटम भी मिलता है कि हमने कौन सा आइटम लिस्ट में से रिमूव किया। और ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, अगर हमने इसे स्किप किया तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है, जो हम इस केस में देख सकते हैं। ये लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। हमारे पास पॉप मेथड के साथ और एक मेथड है रिमूव, जो आइटम्स को डिलीट करने का काम करता है। पॉप मेथड में हम इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं और रिमूव मेथड में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे डिलीट करना था एलिमेंट ई, जो कि इस लिस्ट में प्रेजेंट है, और जब हम प्रिंट करके देखेंगे तो ई यहाँ से हट गया। जब हम पॉप मेथड यूज़ करते हैं तो हमें वो वैल्यू भी मिलती है, लेकिन रिमूव मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जो हमें आइटम यहाँ से रिमूव करना है वो लिस्ट में अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें एरर मिल रही होगी। As we are discussing how to remove the elements from the list, for that we use 2 methods. One is pop and one is remove. Now there is one more way to remove the items from the list. For that we can use
del statement. So let's discuss that also. With the help of del statement, we can remove the individual item or the slice. So here is the syntax. We can mention the index or we can mention the slice. Look at this example. Here I mentioned the index 2. So from the list 30 got deleted. Even we can provide the list slice. So starting index is 1. So here is the 1 and the ending index is 3. So this slice got deleted from the list. You can see here the remaining items. There is one more way, that is the third way to use the del statement to remove all the elements of the list and it will delete the list object too. So look at this example when I am writing del list1 and with this command I am trying to print the elements of the list. You can see we are getting name error because this list object also got deleted along with the elements. आइटम्स रिमूव करने के लिए हमने पहले पॉप मेथड पढ़ा और हमने रिमूव मेथड पढ़ा, लेकिन इसमें हम रिमूव कर रहे थे स्पेसिफिक आइटम. लेकिन अगर हमें सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं लिस्ट से तो हम क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो क्लियर मेथड से आप देख सकते हैं हमें एम्प्टी लिस्ट मिल रही है. तो सारे एलिमेंट्स तो डिलीट डेल स्टेटमेंट भी कर रहा था. देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड क्लियर? डेल स्टेटमेंट क्या करता है, ये सारे एलिमेंट्स को डिलीट तो करता ही है लेकिन साथ में वो ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देता है. बट इन केस ऑफ क्लियर मेथड वी आर ओनली रिमूविंग द आइटम्स and this list object exists, it is not getting deleted. That's why when we are trying to print it we are getting empty list, but in case of del statement we got name error. तो देखा आपने आइटम्स रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है. पॉप मेथड है, रिमूव मेथड है, डेल स्टेटमेंट है और अभी हमने पढ़ा क्लियर मेथड. होप आपको ये समझ में आ रहा है. इसी होप के साथ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट मेथड. काउंट मेथड काउंट्स द ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम. स्पेसिफाइड आइटम लिस्ट में कितनी बार है ये हमें मिल रहा है काउंट मेथड से. तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि 40 इस लिस्ट में 3 टाइम्स है, इसलिए हमें मिल रहा है 3. अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये डिस्प्ले कर रहा होगा 0. तो नेक्स्ट मेथड क्या है, रिवर्स. रिवर्स मेथड रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट. ये उसका सिंटैक्स है. इस मेथड में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता क्योंकि इन प्लेस जो लिस्ट है वो रिवर्स हो रही है. तो इस लिस्ट को हमें रिवर्स करना है. हमने रिवर्स मेथड अप्लाई किया और जब हमने प्रिंट करने की कोशिश की तो हमें लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में मिल रही है. अब लिस्ट मैनिपुलेशन का लास्ट मैनिपुलेशन है सॉर्टिंग. तो सॉर्ट करने के लिए मतलब एलिमेंट्स अरेंज करने के लिए हमारे पास सॉर्ट मेथड है. बाय डिफ़ॉल्ट इट अरेंजेस इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में. अगर हमें घटते हुए क्रम में चाहिए तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. सो हियर इज द लिस्ट. व्हेन आई अप्लाइड सॉर्ट मेथड ऑन दैट we got the list in the ascending order. If I will add this parameter reverse equals to true, I will get the list in the descending order. So इस तरह हमने लिस्ट के सारे ऑपरेशंस और सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं. होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. इसी होप के साथ अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप कवर करने वाले हैं जो कि है टपल. नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ने से पहले आपको तो पता है आपको क्या करना है. पॉज द वीडियो, टेक ब्रेक, ड्रिंक सम वाटर एंड देन कम बैक. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रिविजन जर्नी ऑफ डेटा टाइप. सो वन मोर डेटा टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज टपल. अब टपल क्या है, हमने लिस्ट पढ़ा कि इसमें हम एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा. टपल भी लिस्ट जैसा ही है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हम टपल के एलिमेंट्स एनक्लोज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स में और वो भी सेपरेट होते हैं कॉमा से. दोनों में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, लिस्ट हमने देखा जो कि म्यूटेबल डेटा टाइप है लेकिन टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है स्ट्रिंग की तरह. हम टपल के एलिमेंट्स इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते. सो लेट्स चेक आउट द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग टपल. The first method is simple. Inside the bracket we have to place the element separated by comma, and the second method by using tuple method. We can create empty tuple with the empty round brackets. But if you want to create one element, then don't forget to give comma. If you will write like this, it will be considered as a integer value.
So if you want to create single element tuple, write comma after that element. दूसरा वे है हमारे पास for creating tuple, that we can create tuple from the existing sequence. So tuple method में हमें वो sequence pass करना होता है. Here we are creating tuple from the string and here we are creating tuple from the list. By using tuple method we can create the empty tuple in this way. जो दो वे हमने स्टडी किए हैं उसमें तो हम वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं, बट व्हाट इफ आई हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. हमने लिस्ट में देखा कि हम लिस्ट मेथड से इनपुट ले सकते हैं. इन द सेम वे वी हैव टपल मेथड टू टेक इनपुट विच वी विल यूज अलॉन्ग विद इनपुट फंक्शन. बट वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम अगेन. द वैल्यू विल गेट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग. सो टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम वी यूज eval function along with input. Eval function decides the input type depending on the given value. Now next topic is we have to discuss the tuple operations. These operations we performed on string as well as on list. The last operation unpacking tuple is only different. So let's check out these operations. फर्स्ट ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग. हमें पता है ट्रैवर्सिंग मतलब हमको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, जो कि हम लूप से कर सकते हैं. ये क्लियर होगा इस सिंपल एग्जाम्पल से. यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं टपल के. सेकेंड ऑपरेशन है जॉइनिंग टपल्स. जॉइनिंग के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं. ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा और लिस्ट में भी देखा. तो यहाँ पे दो टपल्स कंबाइन हो रहे हैं और हमें मिल रहा है सिंगल टपल. हमें यहाँ पे एक बात जरूर नोट करना है, अगर हमें कॉन्केटनेट करना है टपल को विथ सिंगल एलिमेंट तो आपको पता है सिंगल एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं टपल में. रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिप्लिकेट करने के लिए और ये सिंटेक्स है और इसकी वर्किंग भी हम जानते हैं. हमने स्लाइसिंग जैसे स्ट्रिंग में और लिस्ट में पढ़ा, टपल में भी एग्जैक्टली सेम है. ये उसका सिंटेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप वैल्यू. The last operation is different from string and list, which is unpacking tuple, but this we have studied in class 11 too. So let's try to understand what is packing first. Packing means creating tuple from different set of values. If we have different set of values, we can pack it into a single tuple. And the reverse of it is unpacking. Unpacking means creating individual elements from the tuple elements. If we have some tuple elements, we can separate them out and can create the individual elements. उसे इस तरह लिखा जाता है, ये उसका सिंटेक्स है. टपल हम यहाँ लिखते हैं और जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज है उसका नाम हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं. यहाँ पे हमने एक टपल कंसीडर किया है जिसमें दो वैल्यूज है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस. अब हमें इनको इंडिविजुअल एलिमेंट में स्टोर करना है तो हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिखा. तो T1 का पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा, T1 का दूसरा एलिमेंट इस वेरिएबल्स में स्टोर होगा. सो जब हम प्रिंट करके देखते हैं तो हमें ये वैल्यूज मिल रही ही होगी जो कि टपल में से हमें मिली है. टपल में से हमने इसको इंडिविजुअल एलिमेंट में स्टोर कर दिया. तो ये है अनपैकिंग. We should always keep in mind the number of elements on the left hand side should match with the number of elements of the tuple. In the next topic, we are going to discuss some of the functions and method associated with tuple. String में हमने almost 20 functions पढ़े, list में हमने almost 10, but you can see here there are only 6 functions which we are going to study for tuple. Wow, that's so simple. First function is length function. We are well familiar with this because we have used in case of string as well as in case of list. It returns the number of elements of the tuple. Here in this example you can see there are two elements. So when I applied the length function on this, I got 2. Second function है max function जो maximum element from the tuple return करता है. तो from these elements we can see the 50 is the maximum element. So we got 50 with the help of max function. जब हमने max पढ़ा है तो min function तो होगा ही, which gives the minimum element from the tuple. Here we have the minimum element 10, so we got it with the help of min function. The next function which we are going to study is index. Index क्या करता है? ये हमें first match element का index provide करता है. So इस tuple में I wanted to find the index of this element 30 which is at the place 2, so we got 2. If we will provide any item which is not present in the tuple, you will get value error.
द फिफ्थ मेथड इज काउंट मेथड। काउंट मेथड हमें देता है कि आइटम कितनी बार प्रेजेंट है टपल में, तो हमें यहाँ पे काउंट करना है 40। ये तो हम देख सकते हैं वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। अगर मैंने कोई आइटम प्रोवाइड किया काउंट मेथड में जो कि प्रेजेंट नहीं है, सो आई विल गेट आंसर 0। The next method is very important, which is tuple method. We know it is used to create tuple from the different sequence. So we are providing here sequence. If we look at the example, we are creating tuple here from string. यहाँ पे हमने tuple बनाया है list के साथ और यहाँ पे हमने use किया है dictionary. हम empty tuple भी create कर सकते हैं tuple method के साथ. So in this way till now we studied 3 data type. First is string, second we studied list, and third is tuple. Keep in mind the string is immutable, list is mutable, and tuple is also immutable. Now we have to continue our discussion of data type with one more data type, that is dictionary. Dictionary is little different from the list and the tuple. The elements are stored in the form of key value pair. It is just like an English dictionary where you will have word and the meanings of that word. The elements of the dictionary we enclose in a curly brackets. और dictionary होती है mutable. चलिए अब समझ लेते हैं कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, जो कि हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। डिक्शनरी की हमेशा यूनिक होती है और वैल्यूज यूनिक हो भी सकते हैं या नहीं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज तो डुप्लीकेट भी हो सकती है। So we have to provide the key along with the dictionary name if I want to access that value. If the key doesn't exist in the dictionary, you will get a key error. So to access the element from the dictionary, key must exist in the dictionary. अब हमें डिक्शनरी से सारे कीज या सारे वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो हम कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो कीज मेथड से हमें सारे कीज मिल जाते हैं और वैल्यूज मेथड से हमें सारे वैल्यूज मिल जाते हैं। Let's check out now the different operations which we can perform on the dictionary. So let's discuss the first operation, that is traversing a dictionary. Traversing मतलब तो हमें पता है हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी के केस में हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ की और हम उस करस्पॉन्डिंग की वैल्यूज प्रिंट कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स टू द डिक्शनरी। That we can do by assigning the value to the corresponding key. So in this dictionary I want to add one name which is having key 4 and you can see here it got added. One point we can note down that key must not exist in the dictionary because duplicate keys are not allowed. We can even update or modify the elements of the dictionary. The syntax is same, but here key must exist in the dictionary if you want to update the value. So in this dictionary, I want to change the name for the key 3. So for the key 3, the name got updated, which you can see here. अब हमने एलिमेंट ऐड कर लिया है, हमने मॉडिफाई भी कर लिया है। अब हम देख लेते हैं हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट है डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। हमें उसके लिए की प्रोवाइड करना है क्योंकि की यूनिक होती है तो हम कोई भी ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ की ही कर रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमें डिलीट करना था एलिमेंट जिसकी की है 3 और वो यहाँ से डिलीट हो गया। अगर प्रोवाइडेड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो वी विल गेट मैसेज की एरर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिलीट करने के लिए पॉप मेथड। ये इसका सिंटेक्स है, ये मेथड है इसलिए हम ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखते हैं। यहाँ पे भी हमें की प्रोवाइड करना है तो हमने यहाँ पे की प्रोवाइड की 3 और पॉप मेथड हमेशा रिटर्न करता है कि कौन सी वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं। सो जब हमने डिक्शनरी को प्रिंट करके देखा तो हमें वो आइटम यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि वो डिलीट हो चुका था। जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं पॉप मेथड में अगर वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो हमें की एरर मिल रहा होगा। लेकिन हमारे पास और एक पैरामीटर है जिससे हम जो मैसेज यहाँ पे लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा इंस्टेड ऑफ की एरर।
तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख लिया नॉट फाउंड। तो अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो हमें मैसेज मिल रहा होगा। हम मैसेज के जगह वैल्यू भी दे सकते हैं जो कि प्रिंट होगी। तो पॉप मेथड में हमारे पास दो पैरामीटर्स है, फर्स्ट इज की एंड सेकेंड इज वैल्यू। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन डिक्शनरी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। फॉर दैट वी आर यूजिंग टू मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। अगर की डिक्शनरी में है तो हमें मिल रहा होगा ट्रू या फिर फॉल्स। इसी का रिवर्स है नॉट इन। अगर की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं टू ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती थी, इसलिए हमें मिला ट्रू। अगर हम नॉट इन का यूज़ करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि की 5 इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इससे हमें मिल रहा है ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से फंक्शंस और मेथड्स हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर रहे होंगे ये चेक करते हैं। क्लास 11 में जब हमने डिक्शनरी चैप्टर पढ़ा था तब हमने काफ़ी सारे मेथड्स और फंक्शंस डिस्कस किए थे, लेकिन अभी 12th में आपके पास इतने ही फंक्शंस है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। फर्स्ट फंक्शन जो है लेन फंक्शन, ये तो हमने स्ट्रिंग पे भी अप्लाई किया है, टपल पे भी और लिस्ट पे भी। सो ये डिक्शनरी पे भी इन द सेम वे अप्लाई होता है। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस डिक्शनरी में हम देख सकते हैं ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, सो हमें मिला 2। द सेकेंड मेथड इज क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी और डिक्शनरी लास्ट में एम्प्टी हो जाती है। डिक्शनरी से एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए हमने डेल स्टेटमेंट भी पढ़ा है और पॉप मेथड भी पढ़ा है। अब हम चेक कर रहे हैं क्लियर मेथड। क्लियर मेथड कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, जस्ट हमें लिखना है डिक्शनरी डॉट क्लियर। इससे सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाते हैं और जब हम प्रिंट करके देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं हमें एम्प्टी डिक्शनरी मिल रही है। डिलीट स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो एलिमेंट्स भी डिलीट हो जाते हैं और जो डिक्शनरी होती है वो ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता है। अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें नेम एरर मिल रहा होगा, लेकिन क्लियर के केस में सिर्फ एलिमेंट्स डिलीट होते हैं और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में रहता है। थर्ड मेथड जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं डिक्शनरी पे वो है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, इट गेट्स द वैल्यू फॉर द गिवन की। हम यहाँ पे की पास कर रहे होंगे और हमें उसकी वैल्यू मिल रही होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमने प्रोवाइड की है की 2 जिसकी वैल्यू है एग्स। नेक्स्ट मेथड है आइटम्स। आइटम मेथड से हमें सारे आइटम्स मिल रहे होंगे डिक्शनरी के, लेकिन वो किस फॉर्म में होंगे, वो हमें मिल रहे होंगे टपल्स फॉर्म में। और टपल होगा की कॉमा वैल्यू फॉर्म में। इट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड इट रिटर्न्स द की कॉमा वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये की वैल्यू पेयर था जो कि एक टपल बन गया, सेकेंड की वैल्यू पेयर सेकेंड टपल बन गया और थर्ड की वैल्यू पेयर थर्ड टपल बन गया जो कि कॉमा वैल्यू के फॉर्म में है। अगर हमको सारे कीज डिस्प्ले करने हैं उस डिक्शनरी के तो हम यूज़ कर सकते हैं कीज मेथड। तो जब हमने ये कीज मेथड इस डिक्शनरी पे अप्लाई किया हमें सारे कीज मिल रहे होंगे, लेकिन वो भी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आप देख सकते हैं कि कीज हम एनक्लोज कर रहे स्क्वायर ब्रैकेट में जो कि होती है एक लिस्ट। जब हमें सारे कीज मिल रहे हैं तो हमें सारे वैल्यूज भी मिल रहे होंगे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वैल्यूज मेथड। जैसे कीज हमें लिस्ट के फॉर्म में मिल रहे थे वैसे वैल्यूज भी हमें लिस्ट के फॉर्म में मिल रही है। Now let's discuss the last method which we can apply on dictionary, that is update method. Update method is used to merge two different dictionaries. So the other dictionary will get merged to the original one. अगर merge करते वक्त item already exist है dictionary में तो वो override हो जाएगा। So let's check out, this is the first dictionary, this is the second dictionary. हम second dictionary को update कर रहे हैं first dictionary में। तो नेम ऑलरेडी इस डिक्शनरी में था वो एज इट इज़ है। हम देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे भी है, सैलरी यहाँ पे भी है। जब की ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो जो न्यू वैल्यू है ये इसे ओवरराइड कर जाती है। तो ये न्यू वैल्यू हमारे पास 30,000 हो गया। The remaining items will come to the dictionary as it is. So this is the updated dictionary. इस चैप्टर में at the end दो sorting techniques भी है। The first is bubble sort and the second is insertion sort that I will cover in the separate video.
So in this way now we are well acquainted with the operations which we can perform on these data types, as well as we have knowledge of the different functions and the methods associated with these data types. Thank you for watching this video. If you have any doubt or query, write in the comments. In the next video, we will apply this knowledge to solve the MCQs and the practice questions. So till then, keep studying, stay healthy. See you in the next video.